दूसरा अध्याय, कहानी की तलाश चांद की रोशनी में। औरों की लिखी हमने कहानी, लेकिन उन्वा ना मिला अपने फसाने के लिए। अब मैं वर्तमान काल में खड़ा था। हर उठता हुआ कदम भविष्य की ओर बढ़ रहा था। उठा हुआ कदम अतीत बनता जा रहा था। जीवन के जिस मार्ग से मैं स्वयं होकर आया था और वर्तमान तक पहुंचा था, उसका अच्छा स्मरण मेरे मस्तिष्क में था। मैंने अतीत की ओर मुड़कर देखा। मुझे चांद की रोशनी में वादी के सुंदर झिलमिलाते पर्दे पर एक फिल्म से उभरती हुई दिखाई देने लगी। यह फिल्म मेरे सामने ही तो फिल्माई गई थी। यह नाटक वादी के रंगीन रंगमंच पर मेरे सामने ही तो खेला गया था। मेरा खुद भी तो इसमें कुछ हल्का फुल्का सा योगदान था ही। कितनी मनमोहक थी ये यादें, एक साथ कितनी सुंदर, कितनी भयानक, एकदम कितनी आमोदजनक, कितनी शोकाकुल। 3200 वर्ष पहले की बात है, जब भारतवर्ष न केवल सैकड़ों छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, अपितु सिकंदर के आक्रमण के बाद एक बड़ा भाग गुलाम भी बन चुका था। तब महर्षि चाणक्य ने नारा लगाया था, न त्वेव आर्यस्य दास भाव, अर्थात दास रहना तो आर्यों का स्वभाव नहीं है। और तब उन्होंने कहा था कि हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत की ये पवित्र भूमि एक अखंड चक्रवर्ती राज्य का मेरुस्थल होनी चाहिए। और आज सैकड़ों वर्षों की दास्तां के बाद एक बार फिर महर्षि चाणक्य का स्वप्न साकार हो गया था। हिमालय से कन्याकुमारी अंतरीप तक एक आजाद और अखंड भारतवर्ष की नींव रख दी गई थी। अब मैं इसी स्वतंत्र भारतवर्ष के नक्शे पर एक उभरता हुआ कुल्लू चांद की रोशनी में देख रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कुल्लू। पिछले कुछ वर्षों में यहां सड़कें बन रही थी, पुलों का निर्माण हो रहा था, नवीन भूमि कृषि योजनाओं के अधीन लाई जा रही थी, ढांक ढंकार फलोद्यानों में परिणत हो रहे थे, गांव की गलियां पक्की हो रही थी, सिंचाई और पेयजल योजनाओं का विस्तार होने लगा था, विद्या का प्रसार और प्रचार भी शने शने आगे बढ़ रहा था। देहातों में बिजली पहुंच रही थी, यातायात की व्यवस्था सुधर रही थी, इलाके के निर्माण और विकास के काम अत्यंत तीव्रता से हो रहे थे। देहातों के रंग रूप में निखार आ रहा था। रोहतांग के उस पार जीप का पहिया घूमने लग गया था। जलोड़ी जोत पर विजय पाकर कुल्लू और शिमला को निकट लाने के प्रयत्न विचाराधीन ना रहे थे। लाहौल और स्पीति के दुर्गम इलाकों में हजारों मजदूर प्रकृति की रुकावटों पर काबू पाने के लिए डट गए थे। जिन लोगों के मस्तिष्क में वायुयान की कभी कल्पना तक न थी, उन्हीं को मैंने कुल्लू से चंडीगढ़ और दिल्ली हवाई जहाज में आराम से यात्रा करते देखा था। पहाड़ों में समय और दूरी की जो कल्पना होती है, वह धीरे धीरे बदलती रही। भारतवर्ष की सीमा पर चीन की छेड़छाड़ और लद्दाख की 12,000 वर्ग मील पर उसके कब्जे ने नए खतरे का अलार्म दे दिया। और तब सुरक्षा, विकास तथा राजकाज प्रबंध हेतु लाहौल स्पीति के नए जिले ने जन्म लिया। हजारों लाखों वर्षों से सतलुज, व्यास और चंद्रभागा के एक संयुक्त खाके के बीच राजनीतिक इष्ट सिद्धि ने एक भद्दी सी लकीर खींच दी। यह निकटतम अतीत की तस्वीर थी जो मैं देख रहा था। फिल्म चल रही थी, सीन बदल रहे थे। तब मेरी दृष्टि के सामने अगस्त 1947 के स्वतंत्रता समारोह और फिर हिंदू मुस्लिम उपद्रवों की घिनौनी तस्वीरें एक साथ घूमने लगी। देवताओं की भूमि में निर्दोष व्यक्तियों का खून, मानवता की मृत्यु और दुष्टता का नगन नृत्य हमने यहां देखा था। फिर कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण का प्रभाव, जस्कर तथा सरकंद तक कबायली लुटेरों का पहुंचना, भारतीय सेना का कुल्लू और लाहौल से होकर लेह तक मुकाबले के लिए बढ़ना, 5,000 कुल्लवी नौजवानों का फौजी सामान लेकर कुल्लू से केलंग तक जाना, ये सब यादें ताजा हो गई। लेह और लद्दाख का नाम आया तो मस्तिष्क के पर्दे पर कर्नल पृथ्वीचंद, भूतपूर्व कर्नल खुशाल चंद और सूबेदार भीम सिंह उभर आए।
जिनकी अथाह हिम्मत, प्रबल उत्साह तथा सुदृढ़ निश्चय ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर लुटेरों के मुंह फेर दिए थे और जिस वीरता के बदले में उन्हें महावीर चक्र जैसे उच्च पदकों से भारत सरकार ने विभूषित किया था। इससे भी पूर्व स्वतंत्रता के लंबे संग्राम में कुल्लू का भाग था। भूतपूर्व मुंशी अयोध्या प्रसाद, प्यारेलाल सूद, पंडित सर्वदयाल, अमरचंद सोहल, पंडित मनसाराम, लाला शिवदयाल, श्री नागरदास पटेल, श्री रामलाल संगर तथा अन्य देशभक्तों का तप और त्याग, कुल्लू में टंडा पुलिस, विदेशी कपड़ों की होलियां, हाई स्कूल की हड़ताल, सभाएं और समागम, इनकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारे और जनता का असीम जोश, ये सब घटनाएं और विपत्तियां सीन के बाद सीन बनकर आंखों के सामने घूमने लगी। और तभी मैंने अपनी हथेलियों की तरफ देखा। यद्यपि अब उनमें कोई चोट, कोई निशान बाकी न थे, परंतु इसकी पृष्ठभूमि में अपनी और अपने दो साथियों की दर्द करती हुई हथेलियां और मुख्याध्यापक का बेंत नजर आने लगे। तब 30 वर्ष पहले मैंने और लाला देवी प्रसाद गुप्ता ने और डॉक्टर देवीचंद, तुमने भी 2-2 दर्जन बेंत अपने हाथों पर खाए थे इस अपराध में कि हमने आजादी की देवी को प्रणाम करने के लिए ये हाथ जोड़े थे। इन हाथों ने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई थी और इन हाथों ने जन साधारण को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का इशारा किया था। फिल्म चल रही थी और सीन बदल रहे थे। यद्यपि मेरी आयु कुछ ज्यादा नहीं थी, फिर भी मुझे अंग्रेजों के समय के कुल्लू की कुछ कुछ याद आने लगी। उस समय की नौकरशाही का दबदबा, जबरी बेगार की लानत, अंग्रेजों का डर, एक एक गोरे रंग वाले के साथ 200-200 कुलियों का सामान लेकर पहाड़ों पर चढ़ना, सेब के बगीचों पर अंग्रेजों का स्वामित्व, इन सब यादों के धुंधले से चित्र मेरे मस्तिष्क में बाकी थे। इसी दौर में मैंने कुल्लू के आकाश पर कुछ सितारे उदय होते हुए देखे। कंवर टेडी सिंह, ठाकुर उत्तम सिंह, कर्नल खुशहाल चंद, भवानी चरण पराशर और डॉक्टर देवीचंद। ये सितारे उभरे, शोले न बन पाए और बुझ गए। अगर बस चले तो कुल्लू की धरती से पूछूं कि तूने वो गंज हाय गिराम आया क्या किए? ए धरती, तूने वे बहुत कीमती खजाने क्या किए, अर्थात उन्हें कहां छिपा लिया? सीन बदलते रहे। निकटतम अतीत की फिल्म मस्तिष्क के पर्दे पर चलती रही। मैंने पिछले 30 वर्षों में इस पहाड़ी प्रांत को बहुत निकट से देखा था, लुहरी से लिंगटी तक। जनजीवन के हर पहलू में मैंने झांका था। लोगों के रीति रिवाज, यहाँ के नाच रंग, मेले, लोकगीत, देवी देवता, ऋषि आश्रम, तीर्थ स्थान, मंदिर और इनसे ओतप्रोत जनता का विश्वास, लोगों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन और इससे संबंधित लोगों के विचार आदि का मैंने गहरा अध्ययन किया था। मैं जनता के जीवन का एक अंग बनकर उसमें समा गया था और अब जबकि इन बीते हुए वर्षों पर वापसी नजर दौड़ाने लगा हूं तो मुझे वे सारी बीती हुई बातें तथा अतीत की घटनाएं और विपत्तियां, सारी यादें एक एक करके तस्वीर बनकर सामने आने लगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और विश्वास हो गया कि जिस कहानी की तलाश में मैं निकला हूं उसके निकटतम अतीत की लगभग सारी कड़ियां मेरे स्मरण कोश में सुरक्षित हैं। आंखों देखी फिल्म समाप्त हो गई। चांद की रोशनी मध्यम पड़ गई। तारों की छांव में कहानी की तलाश में अब मैं अतीत के उस मोड़ पर आ गया था जहां तारों की झिलमिलाती छांव थी। मैं स्वयं कुछ देख नहीं सकता था, परंतु इस मोड़ पर ऐसे लोग सुलभ थे जो अतीत की मंजिलों से होकर आ रहे थे, जिन्होंने स्वयं बहुत कुछ देखा था और बहुत कुछ सुना था, जो उनके भी पूर्वज साथ साथ क्रम में सुनते चले आए थे। ऐसे लोगों से मैंने उनके कुलों के वृत्तांत सुने, उनके गांव और ग्राम देवता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उनकी वंशावलियां खोजने का प्रयत्न किया। ये लोग अतीत की जितनी यादें अपने मन में सुरक्षित रख सकते थे वे उन्होंने मेरे सामने खोल कर रख दी।
जो लोग अतीत में मुझे अपने साथ जितनी दूर ले जा सके, मैं उनके साथ उतनी दूर तक गया। बूढ़े लोगों ने मुझे टुंडी राक्षस की कथा सुनाई, स्पीति ठाकरों के अत्याचार और धृष्टता के किस्से सुनाए, झीणा राणा और उसके पिता फांगुर राणा की वीरता की कहानियां सुनाई, भोसल राणा की कथा गाकर सुनाई और उसकी मूर्खता की कहावतें सुनाई। वह दर्द भरी कहानी भी मैंने सुनी कि किस तरह टीटा मोहंता के कहने पर भोसल राणा ने अपनी रानी रूपणी को बड़ा ग्रां की नहर के स्रोत पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इसी तरह किसी ने बिहंग मणिपाल की कहानी सुनाई और किसी ने सिद्ध सिंह की, जगत सुख की कहानी, जयधार की कहानी, वर्षाई की कहानी, मकरसे की कहानी, राजा सुल्तान चंद और जोगचंद की कहानी, अयोध्या से लाई हुई रघुनाथ जी की मूर्ति की कहानी, मणिकर्ण तथा चांदी की कान की कहानी, पंडित दुर्गा दत्त के आत्मदाह और लय राजा पोथा मोती की कहानी, राजाओं और राजमहलों की रोमांचक और व्यथापूर्ण पृष्ठभूमियों की कहानी, मलाना के प्राचीनतम गणतंत्र की कहानी, मुगलों और सिखों के कुल्लू पर आक्रमण, लूटमार और अत्याचार की कहानी, कुल्लू के अंतिम राजा अजीत सिंह और तुंग के नाले में सिराजी देशभक्तों के पराक्रम की कहानी, कपूरू विष्ट, अंगता वजीर और खेखर के सुवाणों की कहानी, गद्दी पद्दर और कोठी रेवणी की कहानी, और गांव के तापू लोहार ने मुझे राजा सिद्ध सिंह से लेकर आज तक के राजाओं की कहानियां सुनाई जो उसने पूर्वजों से सुनकर अपने हृदय पटल पर सुरक्षित रख ली थी। अनपढ़ बेचारा, परंतु बीसियों कहानी उसे याद थी। देवताओं के गुरुओं, पुजारियों और कारदारों ने अपने अपने देवता के प्रकट होने की कथाएं सुनाई। देवता जमलों की कथा, जगती पट की कथा, 18 करोड़ों की कथा, नागों और नारायणों की कथा, दानवों और खशों के संघर्ष की कथा, शिव और शक्ति की कथा, कितने ही ऋषियों की कथाएं जिन्हें देवता रूप से मान लिया गया है। भृगु, कश्यप, कार्तिक, व्यास, वशिष्ठ, गौतम, कपिल, कर्ण, शांडिल्य, धौम्य, नारद, कात्यायन, दरवाशा, श्रृंगी, परशुराम, जमदग्नि आदि की कथाएं सुनाई जो उनकी वार्ता में सीना बसीना याद की जाती रही है। चरवाहों और पुहालों ने मुझे पहाड़ों की चोटियों और मार्ग स्थलों पर वास करने वाली जोगनियों की बातें सुनाई। बाहु और लांबा लंबरी की जोगनियां, जलौड़ी और बछलियों की जोगनियां, वशिष्ठ और छोइड़ की जोगनियां, शंशर और शांघड़ की जोगनियां, कोठी सारी की जोगनियां, लग घाटी की देवी फुंगणी, पहाड़ी की चोटियों पर चढ़ने और ऊंचे ऊंचे दर्रों को पार करने वाला प्रत्येक साधारण व्यक्ति जिनकी शक्ति और महानता से प्रभावित होता है और आते जाते हुए एक कपड़े की झंडी, एक धूप की बत्ती, कुछ गुड़ मिश्री भेंट चढ़ा जाता है और कुछ ना हो तो फूल ही उनके नाम पर हवा में उड़ा देता है। विचित्र और मनोरंजक कहानियां सुनी मैंने इनकी कि किस तरह ये कठिनाई के समय इन भोले भाले लोगों की सहायता और मार्गदर्शन करते हैं। मणिकर्ण में मैंने कुलांत पीठ की कहानी सुनी, जिया संगम पर महादेव की, मलाना में ऋषि जमदग्नि की, नगर में 18 करोड़ों की, नरमंड में भगवान परशुराम की और नरमेध यज्ञ की, सिसु में राजा घेपन की, पटन में त्रिलोकनाथ की, इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की, मनाली में मनु महाराज, हडिम्बा और भीमसेन की कहानियां सुनी। बंजार में ऋषि श्रृंग की कथा सुनी जो महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में पुरोहित बने थे और जिसके फलस्वरूप भगवान राम का जन्म हुआ था। हर गांव का अपना देवता, अपना मंदिर, अपना रथ, अपने मोहरे, अलग अलग हरेक की कहानी, अलग अलग हरेक के मानने वाले, परंतु अपने देवता में श्रद्धा और आस्था इतनी कि दुख सुख, शादी गमी, बीमारी कष्ट, फसल वर्षा, सफर यात्रा, निर्माण और विधान, आरंभ और अंत, यहां तक कि जीवन और मृत्यु में भी देवों की दया और कृपा पर जीवन निर्भर है। लोगों का पूर्ण सामाजिक जीवन देवता के गिर्द घूमता है। मैंने महसूस किया कि मेरी कहानी की सबसे मजबूत कड़ी तो कुल्लू का देवता है।
बहुत लोगों से मैंने लोकगीत सुने और उनमें मैंने अपनी कहानी के लिए बहुत कुछ सामग्री पाई। उन लोकगीतों में विशेष घटनाएं, दुर्घटनाएं और ऐतिहासिक अनुश्रुतियां झलकती हैं। उदाहरणार्थ, काली हयांटी के गीत में 1894 में फोजल नाला में आई बाढ़ का वर्णन आता है। एक दूसरे गीत में 1905 के भूकंप के हालात मिलते हैं। एक और लोकगीत में खेखर के सुआण पर चढ़ते हुए राजा मानसिंह के वजीर अंगद के कुम्हारसेन पर आक्रमण का जिक्र आता है। इसी तरह लारन बारन से शुरू अंग्रेजी शासन सत्ता का पता लगता है और लाइल साहब के गीत से कुल्लू में हुए बंदोबस्त का वर्णन मिलता है। आउटर सिराज के बहुत से गीतों में लड़ाई झगड़े के वर्णन मिलते हैं। कुल्लू के लोक गीतों में और कुल्लू के देवताओं से संबंधित संस्कृति में कुल्लू की जितनी कहानी छुपी पड़ी है उतनी कहीं और नहीं है। चांद की रोशनी में मैंने बहुत कुछ देखा, तारों की छांव से मैंने बहुत कुछ सुना, परंतु आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि इन सुनी सुनाई कहानियों की, इन बिना सिर पैर कथाओं की और इन बेजोड़ कहावतों की सत्यता भी तो प्रमाणित हो। ये इसलिए भी जरूरी था कि आज के वैज्ञानिक युग में केवल उन्हीं बातों पर विश्वास किया जाता है जिनका नियमित एवं लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया जाए और जिन्हें लोग अनुशीलन और परिशीलन की कसौटी पर पूरा उतरा हुआ देख लें। अन्यथा कौन विश्वास करेगा उन दंत कथाओं पर, और कौन समझेगा इस जमाने में इस बात को कि देवता अपने खास चेले के माध्यम से लोगों के साथ बातें भी करता है और लोगों के सुख दुख में शामिल भी होता है। मेरी सुनी सुनाई कहानियां कुछ महत्व नहीं रख सकती यदि वे प्रमाणित सबूत के बिना हो। अतएव कहानी की तलाश में अतीत की मंजिलों की ओर बढ़ते हुए इस नए मोड़ पर ऐसे नियमित लिखित अभिलेखों की जरूरत थी जिन पर कहानी की आधारशिला रखी जा सकती, जिनके साथ इन सुनी सुनाई कहानियों की कुछ अनुकूलता हो, ताकि जो कुछ लिखा जाए वह प्रमाणित हो और जो केवल चंडू खाने की गप बनकर न रह जाए। तारों की छांव में कहानी की तलाश एक नए चरण में दाखिल हुई और वास्तविकता यह है कि इस मंजिल पर पहुंचकर हमारे सामने गुप्त अंधेरा था। आज तक कुल्लू से संबंधित जो कुछ लिखा जा चुका था वह कहीं उपलब्ध नहीं था। जिसके कब्जे में कुछ था वह उसको देने के लिए तैयार नहीं था। ले देकर कुल्लू गजट ही एक पुस्तक थी जिससे कुछ प्रकाश मिल सकता था। मार्च 1846 में सिखों की पहली लड़ाई के समाप्त होने पर सतलुज और रावी के बीच कुल्लू का पहाड़ी इलाका अंग्रेजों के हाथों में चला गया और इस तरह कुल्लू, लाहौल और स्पीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड लॉरेंस ने, जो उस समय ट्रांस सतलुज रियासतों का कमिश्नर था, आरंभिक बंदोबस्त करके यह इलाका मिस्टर अरस्कन सुपरिंटेंडेंट शिमला हिल्स को सौंपा, जिन्होंने इसका नियमित बंदोबस्त किया और उसकी लिखित रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट इस दौर का सबसे आरंभिक रिकॉर्ड माना जा सकता है। संभवतः इसी दौरान जनरल कनिंघम भारत सरकार की ओर से पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए थे और उन्होंने इस इलाके का सर्वेक्षण किया था। ये जनरल कनिंघम ही था जिसने राजा वीरायास के सिक्के पर जो कुल्लू में मिला था खोज करवाई और परिणाम स्वरूप उन्हें एक ऐसे शब्द का पता लगा जिसकी तस्दीक ह्यूनसांग के यात्रा संस्मरण से हो गई और यह शब्द था कुल्लू, जो अन्य संस्कृत रचनाओं की सहायता से वर्तमान कुल्लू सिद्ध हुआ। एक ऐसी वास्तविकता से पर्दा उठा जिसके बिना कुल्लू का इतिहास आज तक गुमनामी के लाखों पर्दों में छुपा रहता। 1861-62 में मिस्टर जेबी लॉयल ने कुल्लू का बंदोबस्त किया और उसकी रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित की। 1887 से 90 में मिस्टर डाइक ने और फिर 1910 से 12 में मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम ने बंदोबस्त किए। इन सब की रिपोर्ट प्रकाशित होती रही जो आरंभिक रिकॉर्ड के रूप में काम में लाई जा सकती है। परंतु जहां तक ऐतिहासिक तथ्यों का संबंध है, इन सब ने जनरल कनिंघम को ही प्राधिकारी माना है। 1869-71 में कैप्टन AF हारकोट कुल्लू के सहायक कमिश्नर रहे। मालूम होता है कि उन्होंने कुल्लू, लाहौल स्पीति की काफी ऐतिहासिक छानबीन की।
उन्होंने एक किताब द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति लिखी भी थी, जिसकी प्रति नगर अभिलेखालय में कभी मौजूद थी, परंतु बाद में वह वहां से गुम हो गई और अब यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। मालूम होता है कि उन्होंने कुल्लू, लाहौल स्पीति का इतिहास लिखने के लिए भी अपने समय में काफी सामग्री एकत्रित की थी और वह इंग्लैंड जाकर कुल्लू का इतिहास लिखना चाहते थे, परंतु जीवन ने साथ न दिया। उनकी इच्छा के अनुसार वे ऐतिहासिक पत्र डॉक्टर वोगल को दिए गए, जिन्होंने उनकी सहायता से अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट्स में कुल्लू के इतिहास पर काफी प्रकाश डाला। डॉक्टर वोगल ने स्वयं इस बात का वर्णन किया है और यह भी लिखा है कि मिस्टर हारकोर्ट के प्रलेखों में कुल्लू के राजाओं की वंशावली भी थी। इस प्रलेख से कुल्लू राजाओं के इतिहास पर तो प्रकाश पड़ता है, परंतु यह कुल्लू की कहानी लिखने में ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। 1905 से 7 में मिस्टर एच कैलवर्ट कुल्लू के सहायक कमिश्नर बने। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कुल्लू वादी में साधारणतया तथा पार्वती वैली में विशेषकर खानों की बहुत खोज की। उन्होंने अपनी खोज के बाद एक पुस्तक द सिल्वर वैली लिखी। यह पुस्तक कभी बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, अब यह उपलब्ध नहीं है। इससे रूपी उपत्यका में असंख्य धातुओं एवं खनिज पदार्थों का पता चलता है। इसी तरह मिस्टर टाइक ने कुल्लू में शिकार पर पुस्तक लिखी। मिस्टर फॉर्बस ने टू कुल्लू एंड बैक एक पुस्तिका यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 1911-12 में लिखी है। एएच फ्रैंक ने अपनी किताब लिखकर लाहौल स्पीति की कहानी लिखने के लिए कुछ सामग्री प्रस्तुत की है। असल बात यह है कि कुल्लू पर आज तक जो कुछ लिखा है वह प्रायः विदेशियों ने ही लिखा है। उनमें से हर एक ने साधारणतया कनिंघम की सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट और मिस्टर जेबी लॉयल के बंदोबस्त की रिपोर्ट को आधार मानकर ही लिखा है। उर्दू में कुल्लू के राजाओं का एक संक्षिप्त इतिहास श्री हरदयाल सिंह ने 1886 में लिखा, जब वे राजा दिलीप सिंह के समय में कोर्ट ऑफ वार्ड के मैनेजर रहे। यह पुस्तक जहां तक राजाओं की वंशावली का संबंध है प्रमाणित मानी जा सकती है, परंतु इसकी खोज बड़ी छिछली और दलीलें निराधार है। यह पुस्तक कठिनता से प्राप्त हुई है, जो कहानी की पूर्ति में किसी हद तक सहायक सिद्ध होगी। मौजूदा दौर में श्री एम.एस. रंधावा ने कुल्लू के लोकगीत एक पुस्तक लिखी है और दूसरी पुस्तक श्री खोसला सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पंजाब उच्च न्यायालय ने हिमालयन सर्किट लिखी है। इसमें लाहौल स्पीति की यात्रा के हालात हैं, या यूं समझ ले कि यह खोसला साहिब का यात्री के रूप में एक यात्रा संस्मरण है। असल आधार सामग्री राजाओं की वंशावली हो सकती है, परंतु वंशावलियां भी तो राज दरबार के अपने नियुक्त व्यक्ति लिखते हैं, जिन्हें राजाओं की कृपा पात्रता हमेशा सुरक्षित रखनी पड़ती है। अतः यह जरूरी नहीं कि वे प्रमाणित हों, और यदि हों भी तो फिर आखिर राजाओं के व्यक्तिगत परिचय से ही संबंधित है, और उन राजाओं से जिन्होंने कुछ सदियां गिरते पड़ते लड़ते झगड़ते इतिहास को अपने अधिकार में रखने की कोशिश की, जिन्होंने कई हालात में इतिहास का गला दबा कर रखा। वंशावली मिली भी यदि तो क्या होगी? केवल चंद राजाओं की सूची, जिन्होंने 1500-1600 साल कुल्लू पर शासन किया। इतना जरूर है कि ये राजाओं की सूची भी इस लंबी कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके बिना हमारी कहानी पूर्ण नहीं हो सकती। तारों की छाव में बहुत भटका। रामायण, महाभारत और इसके बीच का संस्कृत साहित्य मैंने छान मारा। जहां जहां इस कहानी के लिए मुझे किसी कड़ी की खोज लगती, वहां वहां मैं अतीत के अंधेरे में छलांग लगा देता। मुझे मिला भी बहुत कुछ, परंतु मैं समझता हूं कि अभी कहानी पूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि पुराने संस्कृत साहित्य में सिवाय इस बात के कि कुल्लू का नाम कहीं आया जरूर है, कहीं कहीं इसके महत्व पर भी प्रकाश पड़ा है, और सिवाय इसके कि बहुत प्राचीन काल से लेकर कुलूत एक अलग थलग और स्वतंत्र सा देश रहा है, और कुछ रोशनी मिलती नहीं जिससे कहानी पूर्ण हो। ये संस्कृत साहित्यकार, ये कवि लोग, ये नाटककार, ये इतिहासकार, ये अनुसंधानकर्ता भी मुझे अतीत की ओर वहीं तक ले जा सके जहां तक उनकी अपनी कल्पना जा सकती थी, परंतु मेरी कहानी तो अभी तक अधूरी थी। मुझे तो अभी और पीछे जाना था, अतीत में,
रामायण काल से भी पीछे, तारों की छांव से बहुत दूर पीछे 18 करड़ू के देश में। कुरेदो माजी की राख, इसमें शौर का जामे जम मिलेगा। इन्हीं रवायत के खजाने से हमको जोरे कलम मिलेगा। प्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर वी.एन. स्मिथ ने ऐतिहासिक खोज के सिलसिले में जहां पुरालेखों, यात्रियों के यात्रा संस्मरणों, शिला एवं लिखित अभिलेखों को आवश्यक सिद्ध किया है, वहां उसने अनुश्रुतियों, जनश्रुतियों को भी बड़ा महत्व दिया है। जहां इतिहास चलते चलते खामोश हो जाता है, वहां उस देश की और उस देश में रहने वाले लोगों की अनुश्रुतियों से भी कहानी की कड़ियां जोड़ी जाती हैं। धुएं से आग की मौजूदगी का अंदाजा लगता है। नदी के दहाने से उसके स्रोत का भी विश्वास करना ही पड़ता है, और दूर अंधेरे में सीटी की आवाज या कुत्ते के भौंकने से मानव बस्ती के होने का पता लगता है। इसी तरह देश और उसके लोगों की परंपराओं और अनुश्रुतियों, उनके रीति रिवाजों, उनकी भाषा, लोक कला, यहाँ तक कि समूचे रूप में उनकी संस्कृति से न केवल उनका अतीत प्रकाश में आता है, बल्कि लोगों की विचारधाराओं से उनके भविष्य के बारे में भी अंदाजे लग सकते हैं। और वास्तविकता ये है कि जनता की संस्कृति की कहानी ही किसी देश की असल कहानी होती है। जैसा कि मैंने ऊपर वर्णन किया है, चांद की रोशनी में मैंने कुछ देखा, कुछ सुना। तारों की छांव में मैंने कुछ सुना, कुछ पढ़ा। अब मैं ऐसे स्थान पर आ गया था जहां खड़े होकर एक बार फिर उस इलाके की संस्कृति पर गहरी नजर डालने की जरूरत थी। मैंने मुड़कर वादी की तरफ देखा। अनगिनत अनुश्रुतियां, असंख्य कहानियां जन्म ले चुकी थी। मैंने देखा सारे हिंदुस्तान पर विजय पाने के बाद आखिर में अंग्रेज 1846 में इस इलाके में आए और ठीक 100 साल के बाद 1947 में वे हिंदुस्तान छोड़ गए। उससे पहले ये इलाका कुछ समय के लिए सिखों की लूट मार का शिकार रहा, जिसे सिंधी का जमाना कहते हैं। उससे पहले दूसरी तीसरी शताब्दी तक पाल और सिंह खानदान तथा अन्य छोटे छोटे स्थानीय राजाओं और ठाकुरों के शासनों का भी पता चलता है। इससे भी पूर्व यहाँ राजा वीरायास का सिक्का चलता था, और इसी तरह ईसवी सदी से पहले और भी राजे हुए। नागों, खशों, शक्कों, कोलों, किरातों और यवनों का भी इस भूभाग पर अमल दखल रहा। सदियों यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। कहते हैं कि महाभारत काल में इस सारे इलाके पर गढ़वाल तक भीमसेन के लड़के घटोत्कच का राज्य था, जो हडिम्बा से पैदा हुआ था। इन हजारों सालों में देश और उसके लोगों में हजारों क्रांतियां आई। वे सैकड़ों तूफानों से दो चार हुए। उन्होंने प्रकृति की हंसी और आकाश की चढ़ी हुई त्योरियां देखी। इस दौरान में जंगल साफ हुए, खेत बने, बस्तियां आबाद हुई और उजड़ गई, फिर आबाद हुई और उजड़ गई। कितने ही ऐसे दौर आए होंगे, कितने गढ़ बनाए गए होंगे और कितने ही नष्ट हुए होंगे। कितने ही पुराने देवताओं और देव मंदिरों की जगह नए देवता और नए देव मंदिरों ने ले ली होगी। ये सब कुछ हुआ, परंतु ये देश ऐसा ही रहा, और पता नहीं कब से यहाँ के लोगों ने इसे 18 करड़ू का देश ही कहा। आज भी कहते हैं। मैंने देखा राजाओं के इतिहास के साथ साथ इस देश का इतिहास समाप्त नहीं हो गया। क्रांतियों के दौर खत्म होने से लोगों की अनुश्रुतियां मिट नहीं गई। राज बदल जाने पर भी जनता के विचार, विश्वास और परंपराओं में कोई तब्दीली नहीं आई। ये देश हमेशा और हर हालात में 18 करड़ू का देश कहलाया। मैंने अनुभव किया कि लोगों के मन और हृदय पर 18 करड़ू की छाप लगी हुई है। उसे किसी क्रांति के थपेड़े, हुन, पार्थियन, यूनानी, तुर्क, मुगल, सिख व अंग्रेज के आक्रमण मिटा नहीं सके। बहुत लोग कुल्लू में बाहर से आए और आखिर यही हो रहे। हर एक ने अपने जीवन में 18 करड़ू की छाप को स्वीकार किया। भले ही बढ़ते बढ़ते कुल्लू भर में 360 या इससे भी अधिक देवता अस्तित्व में आए, परंतु यह देश 18 करड़ू का देश ही कहलाया, और इन सब में 18 करड़ू देवताओं का समावेश स्वीकार किया गया। ये 18 करड़ू ही जनता के जीवन पर छाए रहे। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन और समूचे रूप से सारे समाज की व्यवस्था
इन्हीं देवताओं के गिर्द घूमती रही। आज भी यही देवता कुल्लू के जन साधारण की संस्कृति है, यही उनकी सभ्यता है। और वास्तविकता ये है कि 18 करोड़ की कहानी ही इस देश की कहानी है। 18 करोड़ की कहानी क्या है? इस संबंध में अनुश्रुति है कि एक बार महर्षि जमदग्नि कैलाश की यात्रा और परिक्रमा करके स्पीति के रास्ते कुल्लू की ओर आ रहे थे। कुछ समय हामटा के स्थान पर ठहरकर वह मलाना नाम जगह की ओर चले। मार्ग में चंद्रखणी पर्वत पर पहुंचे। महर्षि एक टोकरी में 18 देवताओं की प्रतिमाएं उठाए हुए थे। चंद्रखणी पर इतने जोर की हवा चली कि टोकरी में से सभी प्रतिमाएं उड़कर दूर दूर जा गिरी। जहां जहां वे प्रतिमाएं गिरी वहां वे देवता रूप में प्रकट हो गई और तब हर एक प्रतिमा के लिए एक अलग टोकरी बनी, जिसे कुल्लूवी जबान में करडू, करड़ी, करंडी या कंडी कहते हैं। देवता जो इससे पूर्व निराकार था, मूर्ति के रूप में साकार हो गया। पवित्र हिमालय के इस आंचल में सबसे पहले मूर्ति की स्थापना हुई और संभवतः मूर्ति पूजा भी शुरू हुई। महर्षि जमदग्नि वैदिक काल के ऋषि हुए हैं, रामायण के जमाने से पहले। अतः 18 करोड़ की उपयुक्त अनुश्रुति से मेरी कल्पना में 18 करोड़ के देश का वह युग जाग उठा जब प्राचीन आर्य ऋषि सप्त सिंधु में रहते थे, जब वेदों की रचना हो रही थी, जब संसार में मूर्ति का कोई विचार तक नहीं था और वैदिक ऋषि प्रकृति की शक्तियों को ही निराकार देवता के रूप में मानते थे। तब इस देश को महर्षि जमदग्नि ने 18 प्रतिमाएं देकर इसे 18 करोड़ का देश बना दिया था और देवता जो इससे पूर्व निराकार था, मूर्ति रूप में साकार होकर पूजा जाने लगा। इस अनुश्रुति के अनुसार पवित्र हिमालय का यही दामन था जहां सबसे पहले मूर्ति की स्थापना हुई मालूम होती है और मूर्ति पूजा भी। संसार की सबसे पहली मूर्ति की कल्पना इस 18 करोड़ के देश में पैदा हुई और यहीं से संसार में फैली। इतिहास साक्षी है कि ईरान, यूनान, मिस्र, रोम, तिब्बत, चीन के लोग 2000 वर्ष पहले तक प्रकृति की पूजा करते थे। 1500 वर्ष पहले मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने मक्का में रखी 360 देव मूर्तियों को तोड़ा था। मैंने सोचा संसार की इन सब मूर्तियों की कल्पना और पूजा का आरंभ सबसे पहले 18 करोड़ के देश में हुआ था। संसार की पहली पुस्तक ऋग्वेद भी इसी युग में इन्हीं वैदिक ऋषियों ने लिखी और संसार की पहली मूर्ति भी जमदग्नि ने बनाकर संसार को दी। निराकार शब्द को भी अक्षर का रूप दिया गया और निराकार ईश्वर की शक्तियों को भी मूर्ति के रूप में ढाल दिया गया। कितनी अजीब बात थी। प्रोफेसर राइस डेविड्स तथा अनेक अन्य इतिहासकारों का विचार है कि कश्मीर और उससे पूर्व का इलाका वह भूखंड है जहां सबसे पहले आर्य लोग आबाद थे, संभवतः ऋग्वेद की रचना से भी पहले। इस प्रकार कुल्लू भी कश्मीर के पूर्व का वह भाग है जहां निसंदेह आर्य आबाद थे। 18 करोड़ की उपयुक्त अनुश्रुति का भी संबंध उसी युग से है और उन्हीं लोगों से है। महर्षि जमदग्नि उन्हीं आर्य महर्षियों में से एक थे। उसी समय के उन आर्य लोगों की जिंदगी की झलक का कुछ पता ऋग्वेद के मंत्रों से लगता है, जिनको दृष्टि में रखते हुए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 18 करोड़ की छाप तो उनके जीवन पर भी लगी हुई थी। उनका जीवन भी देवताओं के गिर्द घूमता था। वे भी बलि देते थे, देवता को सुरा भेंट करते थे। उनके लिए भी देवता ही सब कुछ थे। अंतर केवल इतना था कि उस समय संख्या 18 थी, अब ये बढ़ते बढ़ते 360 या इससे भी अधिक हो गई है। परंतु देश फिर भी 18 करोड़ का ही कहलाता रहा है। भाषा पर दृष्टि डाली तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पहाड़ी प्रदेश की भाषा को ही संस्कार करके संभवतः आर्य ऋषियों ने संस्कृत बनाई होगी। लोक नाच देखा तो इसमें आत्मोल्लास और ऐसी मस्ती देखी जो देवताओं का ही हिस्सा हो सकती है। जीवन में सादगी, सच्चाई और सुशीलता भी विरसे में ही मिली हुई मालूम होती है। कितनी अनुरूपता और अनुकूलता विद्यमान है। उस समय में जब ऋषि जमदग्नि ने पहल इसे 18 करोड़ देवता दिए थे और आज जबकि उन लोगों ने लाखों वर्षों के बाद भी ऋषि जमदग्नि की उस इमानत को पूरे सम्मान और पूरी आस्था के साथ अपने हृदय में सुरक्षित छुपा रखा है,
बल्कि यूं कहिए कि अपने जीवन में उसी तरह समो रखा है। निसंदेह आज के कुल्लू में हम सप्त सिंधु में रहने वाले प्राचीन आर्यों के जीवन की एक झलक देख सकते हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने हमारे भारतवर्ष के बारे में लिखा था, भारतीय संस्कृति की वर्तमान और प्राचीनतम विचारधाराओं में निसंदेह एक ऐसा क्रम है जो 3000 वर्ष से अधिक समय से भी टूट नहीं सका है। परंतु 18 करोड़ के वर्तमान कुल्लू में जिस ढंग से महर्षि जमदग्नि के समय के 18 करोड़ की संस्कृति सुरक्षित है, उससे सारा कुल्लू ही वैदिक युग की एक जीती जागती तस्वीर मालूम होता है। इसीलिए आज भी इसे देवताओं की भूमि, वैली ऑफ गॉड्स कहते हैं। अनुश्रुतियों, परंपराओं, भाषा और संस्कृति के धुएं से मैंने सप्त सिंधु के ऋषि आश्रमों में हवन की आग का पता लगा लिया। 18 करोड़ के इस प्राचीन देश में पहुंचकर मेरी कहानी की आखिरी कड़ी मुझे मिल गई। मैंने ऋषि जमदग्नि को और 18 करोड़ को प्रणाम किया और कहा, अगर शामिल न हो किस्सा तुम्हारा, हमारी दास्तां कुछ भी नहीं है। इससे पीछे ना कोई कहानी थी और ना अंधेरे में मैंने ठोकरें खाने की जरूरत समझी। जिस कहानी की तलाश में मैं जून 1958 में निकला था, उसकी एक कड़ी मुझे सप्त सिंधु में मिली और दूसरी कड़ी को मैं स्वयं थामे हुए था। बीच की कड़ियां कुछ मिल गई, कुछ मिलकर जुड़ न सकी। कुछ एक की तलाश अभी भी जारी है। चांद की रोशनी में, तारों की छांव में 18 करोड़ के देश में जो कुछ मैंने देखा, सुना, पढ़ा और महसूस किया, उसकी कहानी अब मैं आपको सुनाने चला हूं। 18 करोड़ के देश की कहानी, कुलूत देश की कहानी, कुल्लू की कहानी।